बेटा ये 2022 का सेट नंबर 3 का क्वेश्चन है। यहाँ पर दो थैले दिए हैं। एक थैले में 4 सफ़ेद और 2 काली गेंदें हैं और दूसरे थैले में 3 सफ़ेद और 5 काली गेंदें हैं। अब ध्यान से देखेंगे इसको कि ये क्वेश्चन यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, वेज थ्योरम, इसको फिर से पहचानना एक बार सीखेंगे। ये हमें अलग अलग थैले दिए गए हैं। अगर और जो घटना ई है, अगर ये पूरी घटना या तो यहाँ से हो या पूरी घटना यहाँ से हैपन हो रही हो या पूरी घटना यहाँ से हैपन हो रही हो, तभी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम या वेज थ्योरम का प्रयोग करेंगे। अगर घटना का कुछ हिस्सा यहाँ से है, कुछ हिस्सा यहाँ से, कुछ हिस्सा यहाँ से, तो ये क्वेश्चन चला जाएगा इंडिपेंडेंट घटनाओं के केस में। यहाँ क्या हो रहा है बेटा, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जा रही है। प्रत्येक थैले मतलब इस थैले से भी एक गेंद आप निकाल रहे हैं और यहाँ से भी एक गेंद निकाल रहे हैं। मतलब टोटल कितनी गेंद निकाल रहे हैं? 2 गेंदें। घटना में कितनी गेंदें आ गई? 2। और 2 गेंदों में से एक गेंद यहाँ से निकल रही है और एक गेंद यहाँ से निकल रही है। मतलब घटना का कुछ हिस्सा यहाँ से और कुछ हिस्सा यहाँ से हो रहा है। तो ये क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम या बेस थ्योरम से नहीं सॉल्व होगा। कहाँ से सॉल्व होगा यह क्वेश्चन? इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन होगा आपका ये। तो पहली घटना ये हो गई, ये देख रहे हैं 2 गेंद निकाल रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ दोनों गेंद काली। तो पहली घटना क्या होगा कि यहां से हम एक काली गेंद निकाल रहे हैं। दूसरी घटना क्या हुई, यहां से हम एक काली गेंद निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इवेंट में ई में क्या लिखेंगे? इवेंट ई में पहले थैले से एक काली गेंद निकाली गई। यहीं से देख रहे हैं, प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाए, दोनों गेंद काली होना, रंग इसका काला दे दिया गया। तो सेंटेंस बना लें यहाँ से कि पहले थैले से एक काली गेंद निकाली गई। इवेंट एफ में क्या आ गया? दूसरे थैले से एक काली गेंद निकाली गई। अब घटना ई की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। इवेंट ई यहाँ इस थैले से हो रही है बेटा, यहाँ से हैपन हो रही है। इसमें कितनी ब्लैक हैं? 2 ब्लैक गेंदें हैं। तो इसमें ई में 2 मेंबर हो गए और टोटल जो हमारे पास यहाँ मेंबर्स हैं कितने हो गए? 4 + 2 मतलब 6 मेंबर्स हो गए। अब घटना एफ की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसमें हमें ब्लैक की बात की जा रही है ना, काली गेंद की। तो काली गेंद यहाँ 5 है और टोटल कितने मेंबर हो गए? 8। अब कहा जा रहा है कि दोनों गेंदें काली हों, पहली भी और दूसरी भी। दूसरा, अब यहाँ कंफ्यूजन एक ये आप लोगों को दिमाग में आएगा कि इसमें हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्यों नहीं अप्लाई किया? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी लग सकती है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी आप लोग समझ लो। यहाँ सैंपल स्पेस है बेटा ये, इसमें मान लो 2 घटनाएं या 3 घटनाएं हो रही, तो इसी सैंपल स्पेस से 1 बाई 1 होगी। मतलब एक ही थैला अगर दिया होता, उसी एक थैले से ये दोनों घटनाएं एक के बाद एक घटित हो रही होती, तब आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाना था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ दोनों थैले अलग अलग हैं। एक गेंद इस थैले से निकाल रहे हो आप, एक गेंद इस थैले से निकाल रहे हो। इसलिए ना तो ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में गया, ना ये क्वेश्चन आपका वेज थ्योरम या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में गया। कहाँ जाएगा क्वेश्चन? ये जाएगा आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में। सीख गए इतना? अब ये यहाँ से एक काली गेंद निकल रही है, मतलब घटना ई, एंड यहाँ से भी एक काली, मतलब एंड घटना एफ। तो एंड के लिए क्या यूज करेंगे आप? इंटरसेक्शन। इसको और बोलने में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो समझ जाते हैं कि यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंग्लिश को और बोल रहे हैं या हिंदी को और, तो इसलिए मैं उसको एंड बोल दे रहा हूँ। अब चूंकि ये घटनाएं स्वतंत्र हैं तो इसका फार्मूला जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक, वैल्यू रख दें, सॉल्व हो गया। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रश्न को 3 छात्रों ए बी सी के हल करने की प्रायिकताएं। अभी हम लोगों ने इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड पॉइंट सीखे ना कि 2 या अधिक व्यक्ति किसी समस्या को, प्रॉब्लम को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे किस में जाएंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स में। ठीक, तो यहां पर देखोगे कितने लोग हैं? 3 लोग हैं ना, 3 छात्र हैं, ए बी सी। ये छात्रों के नाम है बेटा, घटनाएं नहीं है। तो पहली घटना ए लेंगे और यहाँ क्या लिखा है? ए प्रश्न को हल कर ले रहा है। तो हम क्या लिखेंगे घटना ई में? ए प्रश्न को हल कर लेता है। दूसरी घटना में बी भी प्रश्न को हल कर रहा है। तीसरी घटना जी में सी प्रश्न को हल कर लेता है। ये घटनाएं लिखना सभी बच्चों को आ गया। अब देखें, ए के लिए प्रायिकता कितना है? 3/10, मतलब घटना ई की प्रायिकता 3/10, घटना एफ की प्रायिकता 1/5, घटना जी की प्रायिकता 1/10 दे दिया गया। अगर प्रश्न हल हो जाने की बात कही जाती बेटा,
तो आप लोग उसको अलग से पॉइंट लिख सकते हो। प्रश्न हल हो जाने का मतलब या तो पहले ने हल किया, या दूसरे ने हल किया, या तीसरे ने हल किया। तो यहाँ हमें प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो इसका मतलब या तो पहली घटना होगी, या दूसरी घटना होगी, या तीसरी घटना होगी। ठीक, इसको रिमेंबर कर सकते हैं या पॉइंट के तौर पर लिख सकते हैं अपने समझने के लिए कि प्रश्न हल हो जाने का या टारगेट हिट हो जाने से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो या तो पहली घटना होगी, या दूसरी, या तीसरी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई या एफ या जी। और या का मतलब क्या होता है? यूनियन। अब देखो बेटा, ये घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं, और स्वतंत्र घटनाओं में अगर यूनियन आ गया तो दो घटनाएं अगर हैं, केवल दो घटनाएं हैं, तब तो फार्मूला यूज कर सकते हैं आप, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, या फिर इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर तीन या तीन से ज़्यादा घटनाएं हैं, तीन घटनाओं के लिए भी आपको यूनियन का फार्मूला बताया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये लिखाया गया तीन घटनाओं के लिए भी। लेकिन एक बच्चों को अक्सर भूल जाता है, बच्चे यहाँ पर ये वाला टर्म गड़बड़ कर देते हैं, तो इसीलिए दो घटनाओं वाला तो आप पी ए यूनियन बी से कर दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन अगर दो से ज़्यादा घटनाएं आपके पास हैं और स्वतंत्र घटनाओं का क्वेश्चन है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना, तो ये वाली कंसेप्ट आप लगाएं। स्वतंत्र केस में है बेटा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना हो या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना हो और घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो आप यहाँ से कर लें। दो घटनाओं वाला तो ऐसे कर लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दो घटनाओं के लिए बेटा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से आपको आसान पड़ेगा दो के लिए, यहाँ दो तुझसे ज़्यादा है ना, यहाँ तीन घटनाएं, यहाँ क्या आ जाता पी ए इंटू पी बी। लेकिन यहाँ तीन घटनाएं हैं, अगर तीन या उससे ज़्यादा घटनाएं हैं और स्वतंत्र घटनाएं हैं, उनके यूनियन की प्रायिकता निकालना, तो आप इस तरीके से करेंगे, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का होल डैश, फिर डैश यहाँ आ जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मेरे पास कितनी इवेंट है, हमारे पास 3 इवेंट है, और यूनियन की प्रायिकता निकालना है। सारी इवेंट कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो तुरंत यहाँ पर ये फार्मूला लग गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। तो 1 के बाद माइनस लगाया, पी लिखा, ये पूरी इवेंट लिखा, ब्रैकेट में बाहर डैश लगा दिया। ये डैश जब अंदर भेजेंगे तो ये यूनियन किस में बदल गया, इंटरसेक्शन में। चूंकि ये घटनाएं स्वतंत्र हैं ई एफ और जी, तो इनका डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। यहाँ इंटरसेक्शन लगा तो यहाँ पहले की प्रोबेबिलिटी इंटू दूसरे की प्रोबेबिलिटी इंटू तीसरे की प्रोबेबिलिटी। हमारे पास फार्मूला यहाँ देखें, जो हमारे पास रिजल्ट दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया है, जबकि यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश की जरूरत है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का फार्मूला क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, उसको हमने यहाँ अप्लाई किया। इसी तरह से यहाँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यहाँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अब इनकी वैल्यूज मेरे पास यहाँ रखी हुई हैं, रख करके कैलकुलेट कर लें, आपका आंसर आ जाए। काफ़ी मेन क्वेश्चन बेटा, कई बार रिपीट हुआ है। कंसेप्ट पहले आपको यह आना चाहिए कि ये इंडिपेंडेंट क्यों है, उसको पहचानना सीखे। और उसके बाद अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हमें निकालना है, ये फार्मूला रटा है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये इंटरसेक्शन है ना, पी ए इंटू पी बी यहाँ पर हो जाएगा, इसी तरह से पी बी इंटू पी सी, यहाँ पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, इससे कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर यहाँ दिक्कत है तो आप इस तरह से कर लें। मान लें 4 इवेंट होती, तब तो 4 में आपको यूनियन का फार्मूला नहीं रटा हुआ है, काफ़ी लंबा फार्मूला हो जाता है, तो उसको तो इसी तरह से करना पड़ेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर आपको बताया कि ये फार्मूला अगर केवल 2 इवेंट हैं, पी ए यूनियन बी निकालना है, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमें मालूम है, तो यहाँ से निकालें, आपको यहाँ से सरल पड़ेगा। और 2 से ज़्यादा, 3 या उससे ज़्यादा हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट्स का केस है और सबके यूनियन की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो आप यहाँ से निकालेंगे, आपको आसान पड़ेगा। देखिए बेटा, 2022 का सेट नंबर 4 सीधा फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन इस तरह से कर चुके हैं, निकाल लेना। ये क्वेश्चन बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ 2 थैले हैं और केवल एक गेंद निकाली जा रही है, ठीक है, और वो भी किस थैले से, पहले थैले से निकाली जा रही है। इसको जानते हैं कि ये कहाँ का क्वेश्चन हो गया आपका, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो जाएगा। ये 2023 के सेट नंबर 6 में भी क्वेश्चन है, वहाँ का रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछला लेक्चर देख लें। ये क्वेश्चन बेटा, इसमें सबसे पहले आप पहचानेंगे किस तरह का केस है ये, किस तरह का फार्मूला अप्लाई होगा। तो इंडिपेंडेंट वाला पेज चलो हम लोग पहले देख लें। इंडिपेंडेंट में मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया यहाँ पर
कि दो व्यक्ति सत्य या असत्य बोलते हैं और सहमत या असहमत होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस में आएंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स में आएंगे। तो दो व्यक्ति अगर सही बोल रहे हैं तो दोनों कब सहमत होंगे? या तो दोनों सच बोलें और या दोनों झूठ बोलें, क्योंकि मालूम है दोनों झूठ बोल रहे हैं तो वहाँ झगड़ा तो होगा नहीं। झगड़ा कब होता है? जब एक सही बोले और दूसरा झूठ बोले। झगड़ा होना मतलब असहमत है, झगड़ा नहीं हुआ मतलब सहमत है। तो इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ भी सही और गलत वाला देख रहे हैं। व्यक्ति ए सत्य बोल रहा है, व्यक्ति बी सत्य बोल रहा है, और सहमत से रिलेटेड यहाँ पर दे दिया गया। तो दो लोग हैं तो दो घटनाएं होंगी, घटनाएं यहीं से लिखी जाएंगी। सत्य बोलने की घटना है दोनों में। तो पहली घटना ए हो गई, व्यक्ति ए सत्य बोलता है। दूसरी घटना एफ हो गई, व्यक्ति बी सत्य बोलता है। अब प्रोबेबिलिटी आप ए देख रहे हो कितना है? 70%। 70% मतलब इसकी प्रायिकता आ जाएगी 70/100। प्रोबेबिलिटी आप एफ यहाँ पर 60/100, यहाँ से देख लें। परसेंटेज वाले में ही हो जाता है बेटा। जैसे 70% मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 70/100, मतलब 100 केस में 70 टाइम्स इसने 100 टाइम्स में सत्य बोला है। अब कह रहा है दोनों सहमत है, तो दोनों सहमत कब होंगे? या तो दोनों सत्य बोले, ए सत्य बोल रहा है मतलब घटना ई हैपन हुई, एंड बी भी सत्य बोल रहा है मतलब घटना एफ हैपन हुई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ। अब प्रैक्टिकल दोबारा स्टार्ट होगा। ये तो दोनों ने सही बोला ना, तब झगड़ा नहीं हुआ। अब दोनों गलत बोलेंगे तो ना, मतलब झूठ बोलेंगे, तब भी तो झगड़ा नहीं होगा। तो प्लस, दोबारा एक्सपेरिमेंट चालू हुआ, प्लस हो गया। ये सत्य नहीं बोला, ए सत्य नहीं बोला, इसका मतलब घटना ई नहीं हैपन हुई। एंड बी ने भी सत्य नहीं बोला, मतलब घटना एफ भी हैपन नहीं हुई। तो ई नहीं एंड एफ नहीं, दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो कहाँ झगड़ा कर लेंगे? दोनों को मालूम है एक दूसरे का कि हाँ झूठ बोल रहे हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? सेट थ्योरी में इसका मतलब क्या हुआ? इंटरसेक्शन, ठीक। और ई नहीं का मतलब क्या हो गया? ई डैश। सेट थ्योरी में ई नहीं का मतलब ई डैश। यहाँ डैश लग गया, यहाँ डैश लग गया। चूंकि ये घटनाएं स्वतंत्र हैं तो यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता का मतलब क्या हो गया? प्रायिकता किसकी प्रायिकता? ई की इंटू एफ की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसी तरह से यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। क्योंकि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं बेटा, तो इनका डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। अब यहाँ तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है, जबकि यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश की भी जरूरत है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का फार्मूला जानते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गया। यहाँ से वैल्यूएज रख दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यूएज रख के कैलकुलेट कर लें, आंसर आ जाएगा। 2022 का सेट नंबर 5 का ये क्वेश्चन है बेटा। सीधा फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है, दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालना है। खूब क्वेश्चन सीखें इस तरह से। और ये जो हमने क्वेश्चन नंबर लिख लिए हैं यहाँ पर 4D और 6, ये देख रहे हैं कि ये 2022 के सेट नंबर 2, 2023 के सेट नंबर 4 में कहाँ पर हैं, पिछले लेक्चर जा करके देख सकते हैं। 2022 का सेट नंबर 6, यहाँ भी फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है। खूब क्वेश्चन इस तरीके से हल किए हैं। ये बेटा क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, 430 लड़कियां हैं। अभी हमने आपको समझाया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कि किसी परिवार में लड़के और लड़कियों से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, कम से कम एक लड़का, कम से कम एक लड़की, सभी लड़के सभी लड़कियां, या स्कूल में लड़के और लड़कियों और किसी क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। ये किस में जाता है? आपका कंडीशनल में, ठीक। तो ये स्कूल से रिलेटेड, यहाँ जो बॉयज एंड गर्ल्स की बात आएगी, यही हमारा शर्त होगी। ये शर्त का काम करेगी। वो जो क्लास है इसी की प्रायिकता हमें निकालना होता है, इसमें ध्यान रखा करना। वैसे दिया भी रहता है, देखो यहाँ कक्षा 12 की बात की गई है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग सीख चुके हैं। टोटल यहाँ टोटल 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो NS तो 1000 हो गया। और यहाँ लड़कियों की बात की गई है, तो एक जो घटना हो रही है कि विद्यार्थी लड़की है, और दूसरा घटना हो रही है कक्षा 12 में, तो विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, ठीक। NS हो गया, NE। अब E इंटरसेक्शन एफ, समझ रहे हैं कि E इंटरसेक्शन एफ में यही हो जाएगा। 430 का कितना? 10%। 430 का 10% हो गया। अब तो आगे आप लोग बड़े आराम से निकाल लेंगे। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आपकी आ जाएगी, इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स अपॉन यस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ पर हमने बताया कि ये जो लड़के या लड़कियों की संख्या, यही शर्त होती है यहाँ पर, और क्लास की प्रायिकता बतानी होती है। तो ये शर्त हुआ तो इसकी प्रायिकता चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, यहाँ रख दें, फार्मूले में रख दें, निकाल लें। कई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो चुके हैं। 2022 का सेट नंबर 7,
ए और बी दो घटनाएं हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा कई बार रिपीट हुआ है। पी ए अपान बी इक्वल टू पी बी अपान ए, नॉन जीरो दिया है। तो देखो पी ए बाई बी इक्वल टू पी बी बाई ए, इसका फार्मूला जानते हैं, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका भी फार्मूला आप लोग जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर पी ए इक्वल टू पी बी आ गया। अब यहाँ पी ए इक्वल टू पी बी आ गया तो इसका ये मतलब मत समझ लें कि दोनों सेट इक्वल होंगे। दोनों सेट इक्वल होना जरूरी नहीं है। इसको एग्जाम्पल से हम लोग अभी सीख सकेंगे। अब मैं इसका एग्जाम्पल भी आपको दिखा दूंगा, नहीं तो पिछली क्लासेस में 11th में इस तरह के एग्जाम्पल्स आपने सीखे होंगे। ठीक है, ये बेटा अगला क्वेश्चन है काफी मैंने, शिक्षण कार्य की समयावधि में हड़ताल होने की प्रायिकता। तो देखें, हड़ताल होने से रिलेटेड मैंने आपको बताया टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम या एंड बेस थ्योरम। इसमें हमने पॉइंट आपको बताए थे कि संस्था में हड़ताल हो रही है, ठीक है, और काम वहाँ कंप्लीट होना है। तो दो केस होंगे बेटा, एक घटना होगी हड़ताल हुई है, दूसरी घटना होगी हड़ताल नहीं हुई। E1 और E2 हमें डिसाइड करना होता है। और ई जो घटना होगी काम समय से पूर्ण हुआ है या पूर्ण नहीं हुआ, जैसा क्वेश्चन बोलेगा। ठीक है, तो ये सब जब भी इसमें बेस थ्योरम या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन आए तो ये सारे पॉइंट एक बार देखते चले जाएं, जिससे आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे कि हाँ कहाँ कहाँ ये हमको पहचानना होता है, किस में इसको हम लगाते हैं। तो इसमें 9 पॉइंट्स यहाँ पर हैं और 2 पॉइंट हमने आपको लिखाए। ये बेईमानी ईमानदारी से वही टास वाला हो गया कि कुछ कहा गया हमें हेड चाहिए या कहा गया हमें 5 वाला अंक चाहिए, आया कुछ और उसने बता दिया 5, रिपोर्टिंग गलत किया। ठीक, ये सारे केसेस 11 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इसी से रिलेटेड हो जाता है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये क्वेश्चन बेस थ्योरम या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से होना है। अब उसमें पहचान ये है कि यहाँ से कब होगा, यहाँ से कब होगा। अगर उसने जैसे मान लो E1 और E2 हैं, बोल दिया गया कि वो घटना E1 से हुई है, तब तो यहीं से जाएगा, या E2 से हुई यहाँ से जाएगा। अगर खाली घटना की प्रायिकता पूछी गई तब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगेगा। अभी क्वेश्चन मिलेगा, एक आध क्वेश्चन इसका है हमारे पास। तो यहां पर देखेंगे दो घटनाएं E1 और E2। E1 में क्या आ गया, शिक्षण कार्य की समयावधि में हड़ताल होती कहोगी, ये हम कहां से रटेंगे, यही तो लिखा हुआ शिक्षण कार्य की समयावधि में हड़ताल होती है। E2 में क्या हुआ, हड़ताल नहीं होती है, शिक्षण कार्य की समयावधि में हड़ताल नहीं होती है। इसको आपको रटना नहीं पड़ा, यहीं से आपने कॉपी कर लिया। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बराबर 1/2 ना लिखना, यहाँ E1 की प्रायिकता दी गई, शिक्षण कार्य की समयावधि में हड़ताल होने की प्रायिकता कितना दिया, 0.65। और देख रहे हो हड़ताल हो, शिक्षण कार्य की समयावधि में हड़ताल होती है, ये कौन सी घटना आपने मानी है, E1 माना है, तो E1 की प्रायिकता आपको मिल गई। ठीक, अब E2 की प्रायिकता कैसे आएगी बेटा, या तो हड़ताल होती है और या हड़ताल नहीं होती, दो ही केस होगा। अब हमें E1 की प्रायिकता मिल गई तो E2 की प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। जब दो ही घटनाएं यहां हो रही हैं भाई, हड़ताल नहीं हुई है या फिर हड़ताल हुई है, ये हड़ताल होने की प्रायिकता है। तो हड़ताल ना होने की प्रायिकता कैसे निकलेगी, 1 में से इसको आप माइनस कर दीजिए, ये निकल आया आपका। अब इसके बाद यहां घटना ई हमें देखना, तो घटना ई में देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यहां लिखा है हड़ताल ना होने तथा हड़ताल होने की स्थितियों में शिक्षण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकताएं। मतलब घटना कौन सी घटित हो रही बेटा, शिक्षण कार्य समयानुसार पूर्ण हो रहा है। तो घटना ई यहां लिखा है, शिक्षण कार्य समयानुसार पूर्ण होता है, ये घटना ई आपको मिल गई। E1, E2 और E। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E1 आपको लिखना है, E बाई E1। इसका मतलब यहां जाएंगे E बाई E1। E बाई E1 का मतलब क्या हुआ कि क्या लिखें, E1 में हड़ताल हो रही है, हड़ताल हो रही है तब का शिक्षण कार्य समय से पूरा हुआ है, उसकी प्रायिकता क्या है, इसको ध्यान से देखो, नहीं यहीं गड़बड़ हो जाएगा। इसमें लिखा है हड़ताल ना होना, पहले क्या लिखा है, हड़ताल ना होना, मतलब हड़ताल नहीं हुई तब शिक्षण कार्य समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता इतना दिया है, और हड़ताल होने पर शिक्षण कार्य समय से पूर्ण होने की प्रायिकता ये दिया है।
तो ई बाई ई वन, ई वन में क्या है, ई वन में हड़ताल हुई है, और जब हड़ताल हुई है तब काम समय से पूरा हुआ, उसकी प्रायिकता ये है। पहले यहाँ देखो, पहले क्या लिखा है, हड़ताल ना होना, मतलब हड़ताल ना होने के केस में काम समय से पूर्ण होने की प्रायिकता यदि हड़ताल ना होने के लिए, हड़ताल ना होने के लिए मेरे पास घटना E2 है, ठीक। तो ये जो लिखा है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E2 की वैल्यू दी गई बेटा। और यहाँ जो लिखा है हड़ताल ना होने वाला तो ये दिया है, और हड़ताल होने वाला ये बाद में लिखा है। हड़ताल होने वाले के केस में इतना लिखा है। तो जब हड़ताल हुई है उसको हमने क्या माना है, हड़ताल होने को हमने माना है, ये हड़ताल हुई है, इसको मैंने E1 माना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E1 में इतनी प्रायिकता है। नहीं पता चला कि कह दो कि ये E बाई E1 है, ये E बाई E2 है। तो इसको ध्यान से देखो कि मैंने E1 में लिखा है शिक्षण कार्य की समयावधि में हड़ताल होती है, इसको E1 माना है, और E2 में माना है शिक्षण कार्य की समयावधि में हड़ताल नहीं होती है। और यहाँ जो क्वेश्चन में दिया है ये वाला पॉइंट, हड़ताल ना होना, तो हड़ताल ना होना कहाँ लिखे हो, हड़ताल ना होना E2 माने हो, हड़ताल ना होना पहले यहाँ आया है, उसको यहाँ E2 लिखे हो, मतलब E बाई E2 की ये प्रायिकता है, ठीक। और इसके बाद लिखा हड़ताल होना, हड़ताल होना हमने E1 माना है, तो E बाई E1 की प्रायिकता यहाँ पर इतनी दी गई है। ये हड़ताल ना होना पहले लिखा है, तो E बाई, हड़ताल ना होना हमने कहाँ लिखा है, E2 में, तो E बाई E2 ये है, ओके। और हड़ताल होना, हड़ताल होना मैंने क्या माना है, E1, और इन्होंने लिखा है कि हड़ताल होना, ये हड़ताल होने की स्थिति में प्रायिकता इतनी दी है, और हड़ताल होने को मैंने क्या माना है, E1, तो E बाई E1 की प्रायिकता ये हो गई, E बाई E2 इतना हो गया। अब इन्होंने ये कहा है शिक्षण कार्य समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता, मतलब इसी घटना की प्रायिकता पूछी बेटा, शिक्षण कार्य समयानुसार पूर्ण हो रहा है, घटना ई की प्रायिकता पूछी है, ये नहीं पूछा है कि जब हड़ताल हुई है नहीं हुई है। अगर घटना ई की प्रायिकता, इसी घटना की प्रायिकता पूछ लेगा, ये नहीं कहता कि घटना यहाँ से या यहाँ से हो रही है, तब आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाना है। इसी घटना की प्रायिकता पूछ लेगा, देखो यहाँ घटना ई क्या लिखे हो, शिक्षण कार्य समयानुसार पूर्ण होता है। यहाँ क्या पूछा है, शिक्षण कार्य समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो इसी घटना की तो प्रायिकता आपको बताना है। सीधे सीधे घटना ई की प्रायिकता अगर इस केस में पूछ लिया गया, तब आपको क्या लगाना है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाना है। शायद समझ में आ गया होगा। E1 E2 आपने यहाँ से देख लिया कि E1 में यहीं से देख लिया शिक्षण कार्य के समयावधि में हड़ताल हुई, और E2 में लिख लिया शिक्षण कार्य की समयावधि में हड़ताल नहीं होती है। इवेंट ई क्या है, यहाँ से देख सकते हैं शिक्षण कार्य समयानुसार पूर्ण होता है। अब हमको E बाई E1 चाहिए, E बाई E1, E1 में क्या है, हड़ताल हुआ है। अब यहाँ देखो, यहाँ जो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी दी है, हड़ताल ना होना पहले लिखा है, हड़ताल ना होने पर प्रोबेबिलिटी इतना दिया है, तो हड़ताल ना होने वाला हमने E2 माना है, तो E बाई E2 की वैल्यू ये दी गई बेटा। और हड़ताल ना होना तथा हड़ताल होना, हड़ताल होना बाद में लिखा है, हड़ताल होने पर प्रायिकता इतना दी है, हड़ताल होने को मैंने E1 माना है, तो E बाई E1 की प्रायिकता यहाँ दी गई है 0.32। अक्सर यही गलती करेंगे आप लोग, बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे, और हमें इसी घटना की प्रायिकता बताना है। तो जब इस घटना ई की प्रायिकता बतानी होती तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम अप्लाई होता है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का फार्मूला क्या होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का इसमें इंटू करेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का यहाँ इंटू करेंगे, जितनी भी हैं। अगर तीसरी घटना E3 होता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 का E बाई E3 में इंटू करके जोड़ते चले जाते। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपने कहाँ लिखा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E2। अब इसको रख करके आप बड़े आसानी से यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन सावधानी से करना। अगला क्वेश्चन बेटा, एक थैले में 5 सफ़ेद और 10 काली, दूसरे थैले, मतलब यहाँ 2 थैले हैं, ये पहला थैला है और ये दूसरा थैला है, 2 थैले हैं। अब 2 थैले हैं, अब देखते हैं कि यहाँ हमारा क्वेश्चन किससे सॉल्व हुआ है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम या बेस थ्योरम, और नहीं अगर
यहाँ इन दोनों से लगा तो इंडिपेंडेंट का जाएगा। अगर घटना का कुछ हिस्सा यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से है तो इंडिपेंडेंट में। पूरी घटना यहाँ या यहाँ या यहाँ से है तो इन्हीं दोनों में से कोई। इसकी पहचान क्या है? इसी घटना की प्रायिकता पूछ लिया जाए। घटना ई की केवल इतने की प्रायिकता पूछेगा तब ये लगेगा। और अगर कहता है ये घटना यहाँ से हुई या यहाँ से हुई, उसकी प्रायिकता बताओ, तब आपको बेस थ्योरम लगाना है। आते हैं देखते हैं। तो इसमें पहले थैले में 5 सफ़ेद गेंदे हैं, 5 वाइट एंड 10 ब्लैक। और दूसरे थैले में 10 वाइट एंड 5 ब्लैक। ये है एक थैला यादृच्छया चुना जाता है, उसमें से एक गेंद निकाली जाती है। केवल कितनी गेंद निकाल रहे हैं आप? केवल एक गेंद निकाल रहे हैं। इसमें से किसी एक से सिर्फ एक, ऐसा नहीं कि एक यहां से एक यहां से निकाल रहे हैं, केवल एक गेंद निकाल रहे हैं। अर्थात ये क्वेश्चन पूरी घटना या तो यहां से या यहां से या यहां से हो रही है, इन्हीं दोनों में से कोई लगेगा। अब देखते हैं कैसे। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद सफेद रंग की है। केवल ये दे दिया गया निकाली गई गेंद सफेद रंग की है। तो पहले तो आप थैला सिलेक्ट करेंगे। E1 हो गया कि पहला थैला चुना गया, E2 हो गया दूसरा थैला चुना गया। अब ये निकाली गई गेंद का कलर दिया गया, ई में आ गया निकाली गई गेंद सफेद रंग की है। ठीक, और इसी की प्रायिकता पूछी बेटा। इसी घटना ई की प्रायिकता आपको बतानी है।